हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ जाइए, ताकि आप जो मैं सीरीज़ लेके आई हूँ इससे रिलेटिव जो भी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ उसको आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। पहले टॉपिक में हमने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और लेव बायोगोस्की ये सिद्धांत है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें और अपने सारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें सीडीपी से रिलेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम लेव बायोगोस्की हैं, उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ठीक है, और ये क्या है, रचनावादी हैं। क्या है, रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्हें सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। सामाजिक रचनावादी सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब हम इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सीटीपी में और आपके लिए पेडोलॉजी में भी पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चंस। तो पहले हम देखेंगे इनके बारे में। ये देखिए, आपको ये हैं लेव बायोगोस्की हैं। पहले हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था, तो लेव बायोगोस्की का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1896 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में हुई थी। ठीक है, तो ये अपने जीवन में बहुत कम उम्र ही जो है जीवित रह पाए थे, लेकिन इन्होंने जो कार्य थे बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और एक अच्छी थ्योरी दी है, जिससे हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और जानेंगे। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ कैसे मनोवैज्ञानिक थे। तो रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और इनका जो सिद्धांत है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सामाजिक रचनावादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग अपने किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत कम उम्र तक ही जीवित रहते। तो वो हमारे हैं लेव बायोगोस्की हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो अपने बच्चों पर जिसने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर लेव बायोगोस्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने बच्चों पे ही जो है अपने प्रयोग किए थे, और इनके 2 बच्चे थे। उन्हीं के बारे में इन्होंने क्या है, अध्ययन किया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं और जानेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोगोस्की रशियन मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बच्चों की आयु को महत्व नहीं दिया है। इनका कहना है कि बच्चे समय से पहले ही सीख जाते हैं। ठीक है, जो इन्होंने अपने 2 बच्चे थे उन पर अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत इन्हें ये पता चला। ठीक है, आगे देखेंगे। इनका मानना है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। इनका भी मानना है बच्चे सक्रिय होते हैं, और जीन पियाजे का भी मानना है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पर बल दिया था। कभी पूछा जाता है कि बायोगोस्की ने किन पक्षों पर बल दिया है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर इन्होंने बल दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, तो बायोगोस्की के अनुसार क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया हमारी जो होती है वो जो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है। तो संज्ञानात्मक में क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक में मान लीजिए हो गया थिंकिंग हो गई। संज्ञान में हमारी क्या होंगी, थिंकिंग होंगी, और जैसे हम सोचेंगे, और रीजनिंग होगी जिसे तर्क कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ठीक है, और इमेजिनेशन होंगी। क्या होंगी, इमेजिनेशन होंगी। तो थिंकिंग, रीजनिंग, और क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इमेजिनेशन। ठीक है, ये सारी हमारी किस में होती हैं, संज्ञान में होती हैं, हमारे माइंड में होती हैं। बायोगोस्की ने मैंने जैसे आपको बताया था कि बायोगोस्की ने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया। इसके आधार पर अपना जो है
इनका प्रसिद्ध सिद्धांत था इसको प्रकाशित किया। इसे हम जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक रचनावादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं बार बार आपको रिपीट कराऊंगी तो आपको ये और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी कुछ बुक्स जान लेते हैं, क्योंकि बुक्स के बारे में आपको पेपर में पूछा जाता है। तो इनकी पहली बुक दी है कि माइंड इन सोसाइटी है। अगली बुक यहाँ पर पूछी जाती है थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज पे बल दिया है, सही है। थर्ड बुक यहाँ पर है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो ये तीनों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पेपर में जो है, क्योंकि इससे पेपर में आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे चलेंगे, अब इनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे यहाँ से हम तो वायगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो जो इनका सिद्धांत है उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से इनको देखेंगे। सामाजिक संपर्क और सीखना है, इसके बाद यहाँ पर मचान है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे जानने वाले हैं। और इसके बाद समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे हम ZPD बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सीखने पर सांस्कृतिक प्रभाव, फिर है संज्ञानात्मक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में भाषा, ठीक है। तो इनके सिद्धांत में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, भाषा का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि भाषा के ऊपर इन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अब हम वायगोत्स्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अर्थ निर्माण में समुदाय की एक अहम भूमिका होती है। इनका क्या कहना है, जो एक बच्चा है उसके ऊपर क्या है, उसके समुदाय की जो है एक अलग से उसका इफेक्ट पड़ता है और उसका रोल जो है बहुत ही अहम होता है, सही है। तो यहाँ पर हम इसको इस डायग्राम के द्वारा जानेंगे। तो वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको हम लेन देनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेन देनवाद भी कहते हैं। तो लोग हमेशा संस्कृति में रहते हैं, क्या है, लोग हमेशा संस्कृति में रहते हैं जिसका प्रभाव इनके विचारों, भाषा और विकास पर पड़ता है, ठीक है। तो इनका यही मानना है कि जैसी संस्कृति में हम रहते हैं उसका सीधा इफेक्ट जो है हम पर पड़ता है। इसके बाद ये 3 आप इनको याद रखें, ठीक है। तो इनके सिद्धांत में ये 3 चीज़ें बहुत मेन भूमिका में है, एक संस्कृति हो गई, भाषा हो गई और सोच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोग सोचते हैं और बोलते हैं वैसे वैसे उनकी संस्कृति पर भी असर पड़ता है, और यह क्या कहलाता है, लेन देनवाद कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे जानेंगे संस्कृति के बारे में इन्होंने क्या कहा है, भाषा के बारे में क्या कहा है, और कि बच्चा कैसे सोचता है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे हम। तो देखेंगे वायगोत्स्की एंड लैंग्वेज। तो वायगोत्स्की यह मानते हैं कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। तो इनका कहना है जो बच्चे का विकास हो रहा है तो इनका कहना है कि जो भाषा होती है उसका विकास कैसे होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि व्यक्ति या प्राणी का सबसे बड़ा जो यंत्र है वो क्या है, भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, जो बाहरी दुनिया के साथ संप्रेषण करने का यंत्र है। क्या है? एक यंत्र है, एक क्या है, टोल है, ठीक है। क्या है, कभी कभी आपको ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे और जानेंगे इन्होंने भाषा के बारे में कहा है। तो भाषा पर वायगोत्स्की, ठीक है, तो विचार और भाषा जीवन के प्रारंभ से ही अलग अलग प्रणालियां होती हैं। क्या है? विचार और भाषा जो है जीवन के प्रारंभ से ही क्या होती हैं, अलग अलग प्रणालियां होती हैं जो लगभग 3 वर्ष की आयु में एक हो जाती हैं। तो इनका कहना है भाषा जो हमारा विचार और भाषा है क्या होती हैं, पहले तो अलग अलग होती हैं, लेकिन जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तब क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो इन बिंदु पर वाणी और विचार एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी भाषा है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आपके विचार है, यहाँ पर विचार लिख रही हूँ मैं, विचार। ये चल तो ऐसे रहे हैं अलग अलग, ठीक है, लेकिन एक उम्र कब, 3 साल का जब बच्चा होगा, पहले ये क्या है, स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं पहले, ठीक है, स्वतंत्र हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जाके इस तरीके से एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। और ये कब होंगे, जब बच्चा क्या होगा, 3 वर्ष का होगा, 3+ एज का हो जाएगा, ठीक है।
3+ ईयर का बच्चा जब होगा तब ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्भर, और ये एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपसे पेपर में जो है पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर एज यहाँ पर बहुत मायने रखती है कि इन्होंने भाषा और विचार को किस आयु में मतलब कि एक होने की बात कही है या मर्ज होने की बात की है, तो 3 साल की उम्र में। कब, 3 साल की उम्र में। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने भाषा के 3 प्रकार दिए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, इनकी जो थ्योरी है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने भाषा को महत्व बहुत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रकार की भाषा बताई है। पहली भाषा इन्होंने बताई है सामाजिक भाषा है, जिसे हम सोशल लैंग्वेज कहते हैं। और ये आपकी 2 वर्ष में होती है। ठीक है, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो सोशल लैंग्वेज के द्वारा ही सीखता है। और दूसरी है निज व्यक्तिगत वाक्य। ठीक है, तो इसमें इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं और ये आपकी 3 से 6 वर्ष की आयु में होती है। इसके बाद लास्ट जो अगली भाषा हमारी है वो इन्होंने बताई है कि आंतरिक भाषा। कौन सी है, आंतरिक भाषा है। ठीक है, इसे हम इंटरनल स्पीच कहते हैं और ये आपकी 6 वर्ष में होती है। ठीक है, तो सामाजिक भाषा क्या होती है, सामाजिक भाषा में बच्चा क्या होता है, दूसरों से सीखता है। किससे, दूसरों से, अपने आस पड़ोस वालों से, अपने फैमिली से, अपने भाई बहनों से। ठीक है, दूसरों से बात करके सीखता है। ठीक है, ठीक है, दूसरों से बात करके सीखता है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे कौन हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके हम जो हम उम्र के लोग होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो हो सकते हैं 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में कौन कौन हो सकता है, उसका आसपास का क्या हो जाता है, वातावरण हो जाता है। जिस वातावरण में वह रह रहा है, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनसे बच्चा क्या होता है, सीखता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हमारी है जो प्राइवेट स्पीच है। ये आपकी 3 से 6 वर्ष की, यहाँ पर आप आयु याद रखें। तो प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच बच्चा क्या होता है, मन में ही बात करता है। क्या करता है, क्या करता है बच्चा, खुद से बात करता है, खुद से। यहाँ पर हम दूसरा कलर का यूज करते हैं। तो इस प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या करता है, खुद से बात करता है। क्या करता है, खुद से बात करता है। ठीक है, जो बच्चा खुद से बात करता है उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है कि एक लड़की जो है वो कपड़ों की तह बनाते हुए खुद से ही बात कर रही है, तो ये जो वायगोत्स्की के कौन सी भाषा या कौन सी स्पीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारी जो है निज भाषा होगी। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उस जो लड़की खुद से बात करते हुए कपड़ों की तह बना रही है या जो भी है कुछ कर रही है, लेकिन वो खुद से ही बात कर रही है, तो वो किस एज में होगी, तो 3 से 6 वर्ष की एज में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, खुद से बात करता है। सही है, और इसी भाषा को इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी है। इसको क्या दिया है, इसको इम्पोर्टेंस दी है इस भाषा को। ठीक है, इम्पोर्टेंट माना है इन्होंने। तो प्राइवेट स्पीच को ही इन्होंने क्या है, इम्पोर्टेंट माना है। ठीक है, क्या माना है, प्राइवेट स्पीच को इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है या महत्वता दी है, महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इसको आप याद रखें कि कभी पूछा जा सकता है कि वायगोत्स्की ने किस भाषा को महत्वता दी है या इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच है जो 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा बात करता है, खुद से बात करता है, खुद को डायरेक्शन देने के लिए, क्या, खुद को डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए यहाँ पर ये बात करता है। अब थर्ड यहाँ पर है आंतरिक भाषा, इंटरनल स्पीच। ये आपकी 6 वर्ष में होती है। ठीक है, कब होती है, जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तब ये स्पीच होती है। इसकी आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या है, मन में बात करता है। क्या करता है, मन में बात करता है।
ठीक है, मन में बात करता, मन में बात करता है, और इसे हम अंतः मौन वाक भी कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनलिज्म, आंतरिक वाक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इंटरनल स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं और जो है आगे भी आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका सीटेट ले लीजिए या आपका यूपीटेट ले लीजिए या टीचिंग से रिलेटिव कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इन्होंने सोशल लैंग्वेज, प्राइवेट स्पीच और इंटरनल स्पीच जो है दी है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। इसके बाद अब हम आगे यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास काफ़ी हद तक उसके आसपास की संस्कृति से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है फैमिली के साथ बैठे बच्चे क्या हैं, खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, डांस कर रहे हैं, तो इसका भी अफेक्ट क्या है, कहीं ना कहीं इस बच्चे पे पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये घर के जो भी काम कर रहे हैं, अगर बच्चे यहाँ पर जो हैं, बच्चे इनको देख के भी क्या है, सीखते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, ज़्यादातर अपने आसपास के जीवन से ही सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद अब हम इसके बाद यहाँ पर दिया है, वाइगोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्य या कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है जो निम्नलिखित है। अब इनके हम क्या देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ZPD जिसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रैक्सिमोरल जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बालक जो कर रहा है और उसकी क्षमता रखता है, ठीक है, और करने की क्षमता रखता है के बीच अंतर क्या होता है, ZPD होता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ZPD क्या है। तो जैसे कि इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे हम, तो ZPB जिसे हम क्या कहते हैं, मचान या निर्देश, मचान निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, वास्तविक विकासात्मक स्तर है, बिना सहायता के काम कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, बिना सहायता के क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं। लेकिन बच्चा इस दायरे से बाहर जाएगा, ठीक है, इस दायरे से बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, जो यहाँ पर जो है इसको मदद देने वाला व्यक्ति होगा, क्या है, मदद देने वाला। मदद देने वाला जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे MKO। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, इसके लिए हम बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मचान बोलेंगे, स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो अन्य व्यक्ति होगा जब बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है किसी जो है समस्या से निकलने में, तो वह क्या लेगा, मदद लेगा। तो वो मदद क्या हो सकती है, उसके या तो फैमिली द्वारा हो सकती है, उसके फादर द्वारा हो सकती है, मदर द्वारा हो सकती है, या उसके टीचर, भाई बहन, यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उससे जो है ज़्यादा जानने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्कैफ फोल्डिंग होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे, स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इस दायरे में ये जो होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, ZPD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ZPD बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ZPD है, मचान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्कैफ फोल्डिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैट पकड़ना सिखाना, आप किसी को, अगर किसी को बैट पकड़ना सिखा रहे हैं, किसी बच्चा है वो जो है खेल रहा है, उसको बैट पकड़ना सिखाना है, तो ये क्या होगी, एक तरीके की स्कैफ फोल्डिंग हो गई। यहाँ पर आपने बच्चे को क्या दे दिया, एक सहायता दे दिया, या आपने उसको सहारा दे दिया। ठीक है, या कैरम बच्चा खेल रहा है, तो आप कैरम की गोटी क्या है, उसको पकड़ना सिखाएंगे कि इस तरीके से मारी जाती है। और जैसे जब हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं,
जब हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम उस व्यक्ति से सीखते हैं जिसको पहले से आ रही होती है साइकिल, ठीक है। तो पहले से जिसको साइकिल आ रही होती है तो वो क्या है, हमें पीछे से जो है पहले तो वो हमको क्या है पकड़ के सिखाता है, ठीक है। फिर कुछ दूर हम चले जाते हैं तो क्या करता है, छोड़ देता है। तो क्या कर दी उसने, मदद कर दी। इस तरीके से ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको ZPD कहेंगे, सही है, संभावित विकास का क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे अब हम। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस इमेज के द्वारा हम जानेंगे, जैसे कि ये जो लेडी हैं, ये बच्ची को क्या है तैरना सिखानी है। पहले इन्होंने हाथ पकड़ रखा है इसका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाके क्या है इसको, तो ये लेडी हैं, ये कहाँ पे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका मचान है, क्या है, मचान है, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग है। और ये क्या है, ये लाइन जो है ये क्या है, ZPD है, ठीक है, क्या है, ZPD है, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, ये आपका ZPD होगा और ये आपका मचान होगा। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, स्वयं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मदद कर दी और बच्चा क्या है यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसी को हम ZPD कहते हैं। आगे चलेंगे, आगे और इसके बारे में और जानेंगे। तो जिसे हम पाड़, मचान, ढांचा निर्माण, स्कैफ फोल्डिंग, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, बालक की अधिगम समस्या के समाधान के लिए अस्थायी प्रदान की जाने वाली सहायता ढांचा निर्माण कहलाती है, यह स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है, ठीक है। जो मदद कर रहे हैं वो क्या होगी, स्कैफ फोल्डिंग होगी। यह समस्या किसी अनुभवी शिक्षक, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसमें या तो हमारे शिक्षक होंगे, अभिभावक होंगे, भाई बहन होंगे आदि द्वारा दी जा सकती है। इससे किसी उम्र में बड़ा होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे उम्र में बड़ा ही होगा। कभी कभी बच्चे भी जो है बड़ों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। जैसे आजकल देखिए, बच्चों को तो फ़ोन चलाना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नहीं चला पाते हैं, ठीक है। उनको फंक्शंस नहीं पता होते हैं फ़ोन के, तो क्या है वहाँ पर वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्कैफ फोल्डिंग हो गई। यहाँ पर जो बच्चे के द्वारा माता पिता को फ़ोन सिखाने के लिए जो मदद की जाती है वो स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, एक जो है पिक के द्वारा और देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बच्ची साइकिल चलाना सीख रही है और इनकी मदर क्या है, इनको सहायता दे रही है। क्या दे रही है, सहायता दे रही है। अब आगे की पिक में देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर छोड़ रखा है। अब ये बच्ची जो है खुद चलाना सीख गई है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा मदद दे दी बच्चे को, ठीक है। वही क्या होगी, उसके बाद इसने जो है चलाना सीख लिया। इसी तरीके से आपने भी सीखा होगा, आपके फादर ने या किसी और ने जो है आपको जब चलाना सिखाया तो आपको यही बताएगा कि अगर मैं पकड़ा हूँ, लेकिन क्या आप कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि वो पकड़ा नहीं है, ठीक है, और आप जो है अच्छे से साइकिल चला पाना है। इसी तरीके से हम जो है ये प्रोसेस उसी में आता है, सही है। आगे चलेंगे इसके बाद। तो आई होप आप ZPD को अच्छे से समझ गए होंगे और जो है इसके बारे में जो है अगर क्वेश्चन बनता है तो आप जो है इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप अच्छे से करके आ पाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे इसके बाद। इसके बाद और देखेंगे, जो ज़्यादा ज्ञानी जो दूसरा व्यक्ति है उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर्स कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, MKO कहेंगे, MKO बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति MKO कहलाते हैं। ये व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा योग्यता या अनुभव करते हैं, ठीक है, क्या है, ज़्यादा योग्यता या अनुभव रख सकते हैं। अब इसके बाद अगले यहाँ पर पॉइंट दिया है कि आंतरिकीकरण, ठीक है, इंटरलाइजेशन, ठीक है। तो जब बालक अपने अभिभावकों से अनेक व्यवहारिक योग्यताओं को मस्तिष्क में सुरक्षित रख लेता है, उसी को आंतरिककरण कहते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान चलता रहता है, सही है। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद आगे हम चलेंगे। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने, महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पर, पहला यहाँ पर 5th नंबर दिया है कि संयोगात्मक परियोजनाएं। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या होता है, संयोगात्मक परियोजनाओं के द्वारा सीखता है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब समूह, मतलब क्या, साथी समूह के साथ सीखता है बच्चा, क्या है, साथी समूह के साथ क्या करता है बच्चा, सीखता है, ठीक है। और 6 नंबर है पारस्पर शिक्षण। तो पारस्पर शिक्षण में क्या होता है,
तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक तरफ तो शिक्षक होते हैं, एक तरफ विद्यार्थी होते हैं, और क्या होते हैं, एक तरफ आपके यहाँ पर शिक्षक आएंगे और एक तरफ आपके विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, विद्यार्थी मान लीजिए, विद्यार्थी होंगे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सिखाएंगे कुछ ना कुछ। इसमें है अगली हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है कि सहपाठी, 7 नंबर दिया है कि सहपाठी शिक्षक, ठीक है। तो तो क्या है, 7 नंबर क्या है, सहपाठी शिक्षक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें जो बच्चे के क्लासमेट्स होते हैं, एज मेट हो गए, एज मेट, ठीक है, और जो क्लासमेट्स हो गए, उनके साथ बच्चा क्या है, सीखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैथ्स, आप मान लीजिए 8th या 9th क्लास में हैं और या किसी और भी क्लास में हैं, अगर आपको मैथ आती है और आपके साथ वाले को क्या जो है मैथ नहीं आती है या कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या उसको बता देंगे, ठीक है। और उसको इंग्लिश अच्छी आती है, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो वो आपको इंग्लिश बता देगा। तो ये क्या होगा, सहपाठी शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। अगला है 8 नंबर है सहायक शिक्षण। क्या है, सहायक शिक्षण है। इसमें क्या होगा, सहायक शिक्षण क्या होगा, जैसे कोई गाइडेंस दे रहा है हमें, मान लीजिए हमें कुछ चीज़ सीखना है, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनाना सीखना है, तो क्या आप अपनी मम्मी से सहायता लेंगे, ठीक है, अपनी माता जी से क्या करेंगी, सहायता लेंगी, पहले उनको बनाते हुए देखेंगी, फिर क्या है खुद बनाना स्टार्ट करेंगी, ठीक है, चाहे वे कैसी भी बने, ठीक है। तो यहाँ पर सहायक शिक्षण हो जाएगा, ठीक है, तो असिस्टिव लर्निंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट्स थे, इनसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम जानेंगे कि इनकी आलोचना के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में आलोचना क्यों की गई है। तो वाइगोत्स्की ने जैविक पक्षों को अनदेखा किया है। तो उन्होंने क्या किया है, जो हमारे जैविक पक्ष होते हैं, जो हेरिडिटी होती है, हमारी अनुवांशिकता होती है, या इसको आप अनुवांशिकता भी कह सकते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता को क्या है, अनदेखा कहा है, ठीक, अनदेखा करा है, या इनकी अवहेलना की, या इसकी अवहेलना की है, ठीक है। तो ये इनकी आलोचना है। कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इनकी वाइगोत्स्की की आलोचना क्यों की गई है, किस कारणवश की गई है, ठीक है, किस वजह से की गई है। तो यहाँ पर जो जैविक पक्ष है इसको इन्होंने अनदेखा कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि हम पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के कुछ अंतर देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बनता है। तो पहला यहाँ पर दिया है, पियाजे जो थे वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और वाइगोत्स्की क्या है, रूसी मनोवैज्ञानिक है। सेकंड दिया है कि संज्ञानात्मक संरचनावाद का प्रबल समर्थक थे। संज्ञानात्मक रचनावाद के प्रबल समर्थक कौन थे, पियाजे थे। और लेव वाइगोत्स्की किसके हैं, सामाजिक रचनावाद के समर्थक हैं। इसके बाद थर्ड है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। और पियाजे हैं, इन्होंने क्या है, संज्ञान की व्याख्या किसमें की है, 4 अवस्थाओं में की है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने जेडपीटी और स्कैफोल्डिंग ही बताया है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है कि विकास पहले और अधिगम बाद में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। जो विकास पहले और अधिगम बाद में आता है, पियाजे के अनुसार क्या है, पहले आपका विकास होगा, पहले डेवलपमेंट होगा बच्चे का, उसके बाद लर्निंग होगी। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले अधिगम आएगा, इसके बाद विकास होगा, पहले बच्चा सीखेगा, ठीक है, क्या कर देगा, सीखेगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो थे जिससे आपको क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। कभी कभी इनके अंतर पूछ लिए जाते हैं, इससे भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में क्या अंतर है और किस तरीके से इनका सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी पूरी तरीके से बता दी है, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी से, और जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम जान चुके हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलिए। अब हम आगे चलते हैं, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं इनके थ्योरी से रिलेटिव, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना क्लास अच्छे से देख रहे हैं, और आपको भी ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है अगर इससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी से, ठीक है। चलिए देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि
वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो किससे सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है? अवबोध और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य योग्यता से। तो किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? उनके सामाजिक संदर्भ से। तो बच्चे को क्या है, इन्होंने समाज को ही क्या है, बच्चे को ये माना है कि ये यहाँ पर बच्चा है और वो जो भी सीख रहा है अपने चारों तरफ वो क्या है, समाज है, समाज है या सामाजिक वातावरण है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको माना है इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हमारा क्या है, उनके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, किससे? उनके सामाजिक संदर्भ से, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। तो रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, तो पहला पॉइंट इसमें दिया है शिक्षक द्वारा पुनर्वर्णन किया जाना है या शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। थर्ड यहाँ पर दिया है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इसके बाद है उद्दीपन और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनके जो पॉइंट्स दिए हैं इनसे काट के। ठीक है, तो जैसे बच्चों को निष्क्रिय नहीं बताया, दोनों ने ही बच्चों को क्या है, सक्रिय माना है, और यहाँ पर उद्दीपन और अनुक्रिया की तो कहीं भी बात ही नहीं हुई, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद इन्होंने पुनर्वलन की भी बात नहीं की है। ठीक है, तो इसकी भी बात नहीं की। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला, हमारा सेकंड वाला राइट आंसर है यहाँ पर भी। ठीक है, कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समय वयस्क के साथ बहस करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? मारपीट करना सीखते हैं, अनुकरण सीखते हैं, या अंतःक्रिया सीखते हैं, या प्रतियोगिता। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है अंतःक्रिया। ठीक है, इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक है। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक कैसा होगा? तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको इनके जो हैं दोनों के डिफरेंस बताए हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके। सही है, तो पहला एक पॉइंट इसमें दिया है कि विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देता है, विद्यार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है, या पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का प्रेषण करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पॉजिटिव जो हमारा होगा भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला है, शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या के समस्या के समाधान के क्या देता है, अवसर देता है। ठीक है, सेकंड वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। तो कौन कहता है? पहला फायन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, एरिक्सन कहते हैं, या प्याजे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, जैसे कि अभी हम जिनकी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वाइगोत्स्की। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड वाला है। आगे चलेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया है, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसने कहा है? ये भी हमारे क्या होंगे, वाइगोत्स्की होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर राइट आंसर हमारा, फोर्थ नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है? मानसिक प्रारूपों, स्कैमोस का समायोजन होता है, या उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन है, या संतुलन है, या सामाजिक अंतःक्रिया है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सेवेंथ का हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। तो इन्होंने क्या कहा है, समाज, ये क्या है, सोशल कंटेक्स्ट में है, ये सामाजिक रचनावादी हैं, तो इन्होंने समाज की बात की। तो राइट आंसर क्या है हमारा? फोर्थ वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के
समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयत देंगे? ठीक है, तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप किस विधि को अपनाएंगे? तो तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रश्न को, या सहयोगी प्रोजेक्टों या मानकीकृत परीक्षण को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 8 नंबर का? राइट आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट को। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, इसके बारे में भी इन्होंने क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि बच्चा अपने साथियों के साथ सीख रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अनन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषाई विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर है हमारा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर है। सही है, आगे चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र संदर्भित करता है। तो किससे संदर्भित है? पहले दिया है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। सेकंड है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर ले सकते हैं। थर्ड इसमें है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। फोर्थ है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो राइट आंसर क्या है 10 नंबर का? राइट आंसर यहाँ पर हमारा है सेकंड वाला। ठीक है, कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जो हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी की है, सिद्धांत किया है, इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं, उनको मैंने आपको करा दिया है। तो यहाँ पर हमारी आज का जो हमने सिद्धांत किया था वाइगोत्स्की का, वो कंप्लीट होता है और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी हमने इस क्लास में कर लिए। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए। आपको सारे CDP के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, वो उन सभी को मैं आपको एक एक करके एक एक क्लास में लाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं कि यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते थे, यहाँ से आप कौन कौन से क्वेश्चन इजीली कर पाए हैं, और जो हैं कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। थैंक यू, कीप वॉचिंग।